जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए आपकी जो कक्षा 11 की 9वीं यूनिट है सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन और ताप वितरण, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? विषुवत वृत्त पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होगा इसका सही आंसर? 21 जून दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो सही उत्तर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखिएगा दूसरा, क्या निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम साउथ में है, हैदराबाद साउथ में आ गया, नागपुर मिड में थोड़ा नीचे कर्क रेखा से, और चंडीगढ़ कर्क रेखा से ज़्यादा दूर। तो शहरों में किन दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो सही उत्तर कौन सा हुआ? वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? लघु तरंग दैर्ध्य वाली सौर विकिरण से, लंबी तरंग दैर्ध्य यानी दीर्घ तरंगों द्वारा स्थलीय विकिरण से, परावर्तित सौर विकिरण से या प्रकीर्णित सौर विकिरण से? गौर कीजिएगा, किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल है वो मुख्यतः गर्म होता है? मुख्यतः गर्म होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से, यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य जो होती है उसकी जो पार्थिव विकिरण होती है उससे ज्यादा गर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। इसमें दो सूची दे रखी है और इन सूचियों का मिलान करना है। उसके बाद पहले अपने इसको देख ही लेते हैं। पहला सूर्य तप, एल्बिडो, समताप रेखा और वार्षिक तापांतर दे रखा है। तो सूर्य तप क्या होता है? सूर्य तप तो होता है आने वाला जो प्रकाश, आने वाला जो सौर विकिरण है, तो यानी ये 3 नंबर हो गया इसका। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो हो गया अपना किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत हो गया। और समताप रेखा की बात करें तो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, 2 नंबर हो गया। वार्षिक तापांतर सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य का तापांतर, यानी 3, 4, 2, 1 हो गया। सही हो गया ना? तो अब इसको इसमें देखें नीचे कौन सा है। 3, 4, 2, 1 अपने को कहाँ मिल रहा है? चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस प्रकार से कूट वाले प्रश्नों को मैच करना होता है। 5वां प्रश्न देखो, पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रश्न समझ ले पहले। पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के जो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र है उनका तापमान अधिक होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अब ऑप्शन पर गौर कर लें। विषुवत क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई है वो विषुवतीय क्षेत्रों से ज्यादा होती है। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ग्रीन हाउस प्रभाव विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा होता है, ये तो कोई बात नहीं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विषुवत क्षेत्र की अपेक्षा महासागरीय क्षेत्र के ज्यादा करीब है, नहीं, ये भी नहीं है। तो कौन सा मुख्य कारण इसमें लग रहा है आपको? तो सही कारण है वो है विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं, इस वजह से टेम्परेचर वहां अधिक हो जाता है। छठा प्रश्न देखें, सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर पड़ती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कैसी पड़ती है? वक्राकार, सीधी, आड़ी या तिरछी? तो बिल्कुल हमें अच्छे से पता है तिरछी पड़ती है।
7वां प्रश्न देखें, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, कितनी करती है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2.91, 1.98 या 2.94। तो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह के ऊपर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। 8वां देखें, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अधिकतम दूरी किस दिन होती है, यह बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकतम दूरी का मतलब वो दूरी कितनी है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के आसपास अधिकतम दूरी का मतलब। और अधिकतम दूरी और वो किस दिन होती है? वो है 4 जुलाई को। और अब आपको यह पता होना चाहिए भी अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, वो क्या कहलाता है? पृथ्वी की उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम अपसोर कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसोर, एफेलियन, APHELION, अपसोर कहा जाता है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए 9वां, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। अब ये निकटतम दूरी किस दिन? अधिकतम दूरी की हमने बात कर ली, क्या बताया हमने? 4 जुलाई को। और पृथ्वी के सबसे निकट का मतलब है भी 14 करोड़, अब ये नजदीकी है, 14 करोड़ 70 लाख, समझ रहे हो आप इन चीजों को। अधिकतम का मतलब 15 करोड़ 20 लाख और न्यूनतम का मतलब है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और वो दिन कौन सा है? वो है भाई 3 जनवरी। 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर अपसोर और 3 जनवरी को सबसे नजदीक, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है उपसोर कहा जाता है। वो अपसोर है दूर वाला और नजदीक वाला उपसोर है। उपसोर, फेरेलियन, पेरीहेलियन कहा जाता है उपसौर। अगला प्रश्न देखिए 10वां, पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य तप जिन स्थानों पर प्राप्त होता है वो क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य तप जिन स्थानों पर प्राप्त होता है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, महासागर, विषुवत वृत्त या ध्रुव। सबसे अधिक सूर्य तप, सिंपल सी बात है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं, वो है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्षैतिज संचलन से वो क्या कहलाता है, ये बताना है यहां पर। सूर्य के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण भी चालन यानी कंडक्शन कहलाता है, संवन यानी कन्वेक्शन कहलाता है, अभिवहन का मतलब एडवेक्शन कहलाता है, या पार्थिव विकिरण। तो ध्यान रखिएगा, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण है वो अभिवहन कहलाता है। अभिवहन, एडवेक्शन कहलाता है। ये कंडक्शन है, ये कन्वेक्शन है, ये एडवेक्शन है, अभिवहन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान के घटने की दर क्या है? यानी हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना बढ़ जाता, कितना घट जाता है, ये बताना है। तो सही उत्तर कई बार कर चुके हैं, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा 1000 मीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है 13वां, कि सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता का कारक क्या है? सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता के कारक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, हाँ ये कारक तो है ही है। दूसरा है दिन की अवधि, ये भी सही है। तीसरा है स्थल विन्यास, ये भी सही है। तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। इसके अलावा और बात करें भी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये हो गया। सूर्य की किरणों का जो नति कोण है वो भी एक कारण है, नति कोण। दिन की अवधि होगी, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता। तो ये 5 प्रमुख कारक है, जिनमें हालांकि जो स्थल विन्यास है और वायुमंडल की जो पारदर्शिता है इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, बाकी 3 का बहुत ज्यादा पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है?
किसी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक अक्षांश रेखा है उत्तुंगता। उत्तुंगता भी है भी। उत्तुंगता का मतलब क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, उत्तुंगता किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड को। समुद्र से दूरी, ये भी है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया फिर? उपरोक्त सभी अक्षांश रेखा, उत्तुंगता, एल्टीट्यूड और समुद्र से दूरी, ये सभी वायु के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न देखिए 15वां। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में अंतर पाया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर में डिफरेंस है, क्यों? वर्षा में अंतर, जल स्थल के वितरण में असमानता, सूर्य तप का असमान वितरण है, वाष्पीकरण की दर में अंतर है। तो अंतर पाया जाता है, इसका प्रमुख जो कारण है वो है सूर्य तप का असमान वितरण है। अगला प्रश्न देखिए 16वां कि पृथ्वी का ऊर्जा का अधिकतम भाग किस रूप में प्राप्त होता है? पृथ्वी को ऊर्जा का अधिकतम, पृथ्वी को ऊर्जा का अधिकतम भाग किस रूप में प्राप्त होता है भाई? लघु तरंग दैर्ध्य, दीर्घ तरंग दैर्ध्य, सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य या उपरोक्त सभी? तो पृथ्वी को ऊर्जा का अधिकतम भाग है वो किस रूप में प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में चलने वाली गर्म पवनें लू किसका परिणाम होती है? राजस्थान में तो गंगानगर में सबसे ज्यादा चलती है। लू किसका परिणाम होती है भाई? स्थानांतर अभिवहन यानी एडवेक्शन, स्वहन चालन या पार्थिव विकिरण? लू तो वो है स्थानांतर या स्थानांतरण अभिवहन। तो वायु के, वही हमने प्रश्न किया था, वायु के क्षैतिज संचलन से और लंबवत संचलन की अपेक्षा है वायु का क्षैतिज संचलन है वो अपेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो लंबवत जो स्थानांतरण होता है उसे हम स्वहन कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन नहीं, कन्वेक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समताप रेखा किन स्थानों को जोड़ती है? समताप नाम से स्पष्ट है, समान दाब, समान आर्द्रता, समान लवणता, समान तापमान। तो ये रहा, समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है 19वां का वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है? 2 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो सही उत्तर बिल्कुल 1 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पूछे 1000 मीटर ऊंचा जाएं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और आपसे पूछ ले भी 165 मीटर की ऊंचाई पर आ जाए तो क्या कहोगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ नहीं है, बस इनकी कैलकुलेशन ही है। ज्यादातर इन्हीं दो में से, या तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक गर्मी कहां पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर? तो हमें पता है सबसे ज्यादा बारिश भी भूमध्य रेखा और सबसे ज्यादा गर्मी भी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, सूर्य की किरणें लंबवत कब चमकती है? कब चमकती है? तो ध्यान रखिएगा, वो जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, यानी जून में अपने अब यहाँ गर्मी है तो वहां सर्दी, और जब अपने यहाँ सर्दी होगी ज्यादा तो वहां ज्यादा गर्मी। तो सही उत्तर फिर कौन सा हो गया? जनवरी में। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब चमकती है? जनवरी में, यानी उत्तरी गोलार्ध का अपोजिट बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा है किस प्रकार की है? गर्म, ठंडी, ध्रुवीय या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म धारा है। अगला प्रश्न है कि निम्न अक्षांशों में से किस पर पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है? किस पर पृथ्वी की घूर्णन गति है वो लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है? विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, आर्कटिक वृत्त या 45 डिग्री उत्तरी दक्षिणी? क्या होगा सही उत्तर? तो वो है विषुवत वृत्त।
पृथ्वी की घूर्णन गति यहाँ पर 1700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा, विकिरण, सूर्य तप या संचलन। तो सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे हम सूर्य तप ही बोलते हैं भाई। इंसोलेशन कहा जाता है, इंसोलेशन सूर्य तप कहा जाता है। यही तो अपना टॉपिक है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की परावर्तित मात्रा को कहते हैं एल्बिडो, सौर उष्मांक, हरितगृह प्रभाव या तापांतर। बहुत अच्छा प्रश्न। सौर ऊर्जा की परावर्तित मात्रा को क्या कहा जाता है? आपको याद होगा भी जो 100 इकाई है, हम 100 के मानकर करते हैं, भी 35 इकाई है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, और 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से और 2 इकाइयां पृथ्वी के जो बर्फीले क्षेत्र है वहां से परावर्तित होकर लौट जाती है। तो सौर विकिरण की उस परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज अपने सूर्य तप, उसमें ऊष्मा संतुलन और ताप वितरण पर आधारित इंपॉर्टेंट +2 बेस के +1 +2 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उस बेस पर आधारित ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे, और आज ही अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।